में तुम्हारा मित्र या तुम्हारी मित्र या तुम्हारी सहेली, तुम्हारा बाबू सोना, है ना, सब आ जाएगा। पहले टाइम पे देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद करता है तो बोलने में सामने में बहुत डरता है, लेकिन हाँ, वो पत्र के माध्यम से अपनी दिल की बातें जो है अपनी उसको महबूबा को दे देता है। सभी को 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 20 करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्यालयिक पत्राचार। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर हिंदी के अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में नाच सकते हैं अच्छे से। चलिए, तो हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 रहेगा। इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि कार्यालयिक पत्राचार क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे है और क्यों इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, सबसे पहले क्या जानेंगे, कार्यालयिक पत्राचार क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानते हैं और फिर उसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं हम लोग वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे, ठीक है ना। देखिए, जब एक सरकारी विभाग या संस्थान या कार्यालय किसी दूसरे विभाग या व्यक्ति विशेष को आधिकारिक रूप से संदेश, आदेश या सूचना भेजता है, जैसे कोई भी एक मंत्रालय या कार्यालय या कोई भी दफ्तर है, जब एक संस्था से दूसरी संस्था को कोई पत्र भेजता है, कोई सूचना भेजता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कार्यालयिक पत्राचार बोला जाता है। उसे कार्यालयिक पत्राचार कहते हैं। इसकी भाषा पूरी तरह से जो है औपचारिक, याद रखना, अनौपचारिक नहीं, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल होती है, औपचारिक, संक्षिप्त और सटीक होती है। तो यही हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार ये कैसे लिखा जाता है, क्या है वो जानेंगे, ठीक है। देखिए, पत्र दो प्रकार के होते हैं, सबने पढ़ा भी होगा, औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे सरकारी हो गया, व्यवसायिक हो गया, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल को लिखे जाने वाले पत्र। इनमें नियमों और तय प्रारूप, फॉर्मेट का कड़ाई से पालन किया जाता है। याद रखना, फॉर्मेट पे पूरा जोर दिया जाएगा बाबू, ठीक बात, ठीक है। और अनौपचारिक जैसे भाई बंधु, माता पिता, भाई बहन, मित्रों, रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले व्यक्तिगत जो है पत्र, और इसमें आत्मीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी अपनत्व नजर आता है, अपनापन नजर आता है। आप फॉर्मल में जो है भाई बंधु, हाय दोस्त, प्रिय दोस्त, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं इनफॉर्मल में, ठीक है। फॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों समझ में आ गया। अभी हम वही सब चीजें पढ़ेंगे। प्रमुख कार्यालय प्रारूप क्या होता है, कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर, आंतरिक अनुशासन, नियमित कार्य वितरण और प्रशासनिक सूचनाओं जैसे छुट्टी, मंजूरी, तबादला के लिए इसकी भाषा में अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जैसे ऐसा नहीं बोलते हैं कि, देखो थर्ड पर्सन का मतलब क्या है यहाँ पे वो समझ लो। जैसे ऐसा नहीं बोला जाएगा मैं आपको बताता हूं कि ये अधिकारी ऐसा हो जाएगा, या इस नाम को लेकर ऐसा सचिन जी ऐसा बताना, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा। यहां बोला जाएगा कि आपको सूचित किया जाता है, आपको बताया जाता है, समझ में ना, आपको बताया जाता है, यानी कोई थर्ड पर्सन जो है ऐसा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और ज्ञापन, ये भी हम जानेंगे, ज्ञापन क्या है, मेमोरेंडम क्या होता है, विभिन्न विभागों या कर्मचारियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान। अगर कोई अधिकारी या जो भी कर्मचारी होते हैं उनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, इसमें कोई जो है औपचारिक संबंध, संशोधन या अधोलेख मतलब जैसे भवदीय आदि यूज नहीं होता। जब हम मेमोरेंडम लिखते हैं, मेमोरेंडम क्या होता है वो भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। जब हम ये सब चीज लिखते हैं उसमें भवदीय वगैरह का यूज नहीं होता, उसे बोलते हैं अधोलेख, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद है परिपत्र क्या है, सर्कुलर क्या होता है, नोटिस। जब एक साथ किसी बहुत सारे लोगों को एक ही मैसेज से जब सूचना देनी होती है उसको बोलते हैं क्या, परिपत्र यानी सर्कुलर। जब एक ही सूचना एक साथ कई विभागों या अनेक कर्मचारियों को भेजनी हो तो उसे क्या बोला जाता है, परिपत्र बोलते हैं, यानी सर्कुलर बोलते हैं, ठीक बा। तो ये चीज याद रखिए। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन, और इसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोलूंगा क्योंकि क्वेश्चन सुनोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। देखिए, पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों पत्र लिखने की आवश्यकता। आज भी ऑफलाइन क्षेत्र में या ऑनलाइन क्षेत्र में पत्र बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, याद रखना। क्यों जरूरी होते हैं, एक एक करके पॉइंट जानेंगे और ऐसे ही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। देखिए, मानव जीवन में विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र लेखन एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जो है सशक्त माध्यम है। आधुनिक युग में टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट जैसे तीव्र साधन उपलब्ध होने के बावजूद पत्रों की प्रासंगिकता और आवश्यकता कम नहीं हुई है। आज भी सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट में मेल हो गया,
आपके ये पत्र हो गए, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना, मेमोरेंडम हो गया, ये सब चल रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है, क्यों आज पत्र की आवश्यकता हमें इतनी ज्यादा पड़ती है। तो पहला, स्थायी दस्तावेज, ये एक परमानेंट दस्तावेज होता है, हार्ड कॉपी है ना, तो फाइल कई देखो डेटा कई बार ऐसा होता है डिलीट हो जाता है, डेटा उड़ जाता है, लेकिन फाइल तो उड़ जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो देखिए, पत्र एक लिखित रिकॉर्ड या स्थायी दस्तावेज के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें भविष्य में संदर्भ या कानूनी साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। भविष्य के लिए भी इसको क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। एक होता है प्रमाणिकता, यानी प्रमाण देता है, सबूत के तौर पे हमारे पास। मौखिक बातचीत से की तुलना में लिखित पत्र अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय जो है माने जाते हैं, और सरकारी और व्यवसायिक कार्यों में केवल लिखित पत्राचार को ही मान्यता दी गई है। यानी देखा होगा सरकारी दफ्तरों में लिखित चलता है हर चीज, है ना, तो ये चीज है। उसके बाद क्या है, प्रमाणिकता समझ में आ गया, स्थायी दस्तावेज होता है। और विस्तृत अभिव्यक्ति, मतलब उसमें हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कोई भी बात, है ना, जैसे जब हमें कोई बात विस्तार से, गंभीरता पूर्वक या व्यवस्थित रूप से कहनी होती है, तो पत्र सबसे उत्तम माध्यम है। इसमें सोच समझकर सटीक शब्दों का चयन किया जाता है। यानी ऐसे तो ना कुछ भी लिख दिया उठपटांग, सोच समझ के लिखते हैं, इसलिए जो है पत्रों की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है पत्र लिखने की। तो स्थायी दस्तावेज होता है, प्रमाणिकता होती है, विस्तृत जो है अभिव्यक्ति होती है, यानी अच्छे से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अच्छे भाषा में इसको लिखा जाता है। दूसरा है, चौथा है, दूरी की बाधा को दूर करना। जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जहां संचार के आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं होते, वहां आज भी पत्र संदेश जो है पहुंचाने का एकमात्र माध्यम बनते हैं। यानी कि लोग बातचीत के लिए भी कई बार पत्रों का प्रयोग करते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों वे का यूज किया जाता है। एक है गोपनीयता और सम्मान। याद रखना, अगर आपको कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मौखिक रूप से कहना संतोषजनक होता है। आपने पहले टाइम पे देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद करता है तो बोलने में सामने में बहुत डरता है, लेकिन हाँ, वो पत्र के माध्यम से अपनी दिल की बातें जो है अपनी उसको महबूबा को दे देता था। अपनी भावनाओं या गुप्त सूचनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के पत्रों के माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है, गुप्त सूचनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के व्यक्त कर सकता है। तो समझ में आ गया कि हमें पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों है बाबू। तो स्थायी दस्तावेज होता है, प्रमाणिकता होती है, विस्तृत अभिव्यक्ति है, दूरी की बाधा को दूर करना और गोपनीयता और सम्मान, इस वजह से हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो क्या लिखना है, देखिए, एक तरफ है औपचारिक, एक तरफ है अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल। संबंध क्या है वो देखते, पहले संबंधों में क्या है। यह पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिससे हमारा कोई भी व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता, जैसे सरकारी अधिकारी को, व्यापारी को, प्रधानाचार्य को। पर हाँ, अनौपचारिक पत्र किसको लिख सकते हैं संबंध में देखें तो यह पत्र सगे संबंधियों, मित्रों, माता पिता और भाई बहन या अपनी प्रेमिका को, ठीक है, लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध या पारिवारिक संबंध होता है। अगर भाषा शैली की बात करें, इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाषा शैली का। जैसे इसकी भाषा अत्यंत मर्यादित होती है, मर्यादा में लिखना है, शिष्ट होती है, संक्षिप्त होती है और पूरी तरह से व्यवसायिक होती है, यानी व्यापार से रिलेटेड जो बातें हैं वो सब लिखी जाती हैं। और इसकी भाषा क्या है, आत्मीय, अपनापन, भावुक, रोग आके उसमें बिल्कुल रो भी सकते हैं अच्छे से, और सरल और व्यक्तिगत होती है। इसमें घरेलू शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, पापा, मम्मी, भाई, बहन, वो, ये सब कुछ ऐड कर दो। प्रारूप यानी फॉर्मेट अगर देखें तो इनमें से निश्चित प्रारूप, इनमें एक निश्चित प्रारूप विषय यानी सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट भी लिखते हैं, संदर्भ और नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें ये नहीं कि कुछ भी लिख दो उल्टा सीधा, नहीं, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत, इनमें कोई कठोर नियम नहीं होते, विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, विषय लिखने की जरूरत भी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रारूप लचीला होता है, यानी कैसे भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो इजीली दूसरे को समझ में आ जाए, ठीक बा। उसके बाद है संबोधन कैसे करते हैं। संबोधन अधोलेख, अधोलेख मतलब जैसे वही ना, भवदीय, प्रार्थी, ये सब, महोदय, श्रीमान, मान्यवर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, और अंत में भवदीय या प्रार्थी लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, पूजनीय, प्रिय, आदरणीय, अपने से बड़े हैं तो, है ना, शब्दों का प्रयोग होता है। और अंत में तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, तुम्हारा बाबू, सोना, है ना, सब आ जाएगा। उसके बाद आज्ञाकारी आदि लिखा जाता है। तो ये चीज है फॉर्मल, और दूसरा क्या था,
इनफॉर्मल। बाबू समझ में आ गया ना। देखिए तो ये चीज है, हमने जान लिया औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है। मैंने संबंध, भाषा शैली, प्राप्त और संबोधन में बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है, ध्यान सुनिएगा, बोले यार कार्यालय पत्राचार से आप क्या समझते हैं, उसके कौन कौन से अंग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कार्यालय पत्राचार क्या होता है, अभी बताया भी था मैंने। जब कोई अधिकारी वर्ग को या एक संस्था दूसरे संस्था को अगर कोई पत्र भेज रही है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में कोई पत्र भेजा जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, कार्यालय पत्राचार। देखिए ध्यान सुनना, आंखें खोल खोल के देखा करो इधर। देखिए कार्यालय पत्राचार का अर्थ क्या है, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक का उपक्रमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं और मंत्रालयों द्वारा प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए आपस में किसी व्यक्ति विशेष के साथ किए जाने वाले लिखित विचार विमर्श या आदान प्रदान को कार्यालय पत्राचार यानी ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस कहा जाता है। जब कोई कार्यालय, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी जब आपस में बातचीत कर रहे हैं ना किसी पत्र माध्यम से, तो उसको कार्यालय पत्राचार कहा जाता है। बोला जा रहा है कार्यालय पत्र के मुख्य अंग निम्नलिखित है। जैसे पत्र संख्या, इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है अभी मैं दिखाऊंगा अभी आप लोग को। देखिए रेफरेंस नंबर, कौन सा रेफरेंस नंबर है वो लिखा जाता है, यानी प्रत्येक कार्यालय पत्र शीर्ष पर ऊपर टॉप पे एक विशिष्ट पत्र संख्या होती है जिसे पत्र की पहचान और ट्रैकिंग आसान हो जाती है, यानी कितने नंबर का पत्र है वो बाबू। ठीक है, उसके बाद है कार्यालय का नाम व पता, यानी इसी लाइन में लिखते हैं, लाइन होती है ना इसके साइड में ही सारा लिखा जाता है। पत्र जारी करने वाले मंत्रालय, विभाग या का नाम सबसे ऊपर केंद्र में जो है लिखा जाता है, और दिनांक लिखते हैं, इसमें डेट भी होती है और स्थान भी लिखते हैं, वो हो जाएगा। पाने वाले का पदनाम व पता, यानी जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका पद और उसका विभाग कौन सा है वो भी, ठीक है वो चीज। उसके बाद विषय, सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है बाबू, है ना, अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या है। तो सब्जेक्ट लिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पत्र का मुख्य उद्देश्य या एक ही पंक्ति में स्पष्ट लिखा जाता है ताकि पाठक तुरंत समझ सके कि पत्र किस बारे में है। ये चीज हो गया। संबोधन कैसे, महोदय करके स्टार्ट करना है। मुख्य बात, फिर बॉडी लिखी जाती है, लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर है ना, मूल संदेश या सूचना अनुच्छेदों में क्रमबद्ध या स्पष्ट लिखा जाता है। अधोलेख लास्ट में जो है जरूर लिखना होता है, जैसे अधोलेख और हस्ताक्षर। पत्र के अंत में दाईं ओर भवदीय आपका विश्वासी लिखकर अधिकारी के हस्ताक्षर नाम और पद नाम की जो है सील लगा दी जाती है, मोहर लगा दी जाती है। तो ये होता है कार्यालय पत्राचार। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो बता दिया है, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए अब कुछ हम लोग पत्र वगैरह भी यहाँ पे देख लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, देखिए तो बोला जा रहा है अपने मित्र को पत्र लिखते हुए अच्छे पत्र के गुणों का वर्णन करें। अपने मित्र को पत्र लिखो और उसमें ये बताओ कि अच्छा पत्र किसे कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा पत्र क्या हो सकता है जिसको पढ़कर तुरंत ही समझ में आ जाए। अब किसी ने पत्र भेज दिया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, क्या उसको अच्छा पत्र बोलेंगे? बोले भाग इतना खराब पत्र दिया है भाई। तो ये चीज है। तो बोला जा रहा है अपने मित्र को पत्र लिखते हुए, देखिए 5 मार्क्स का आ जाता है कई बार एग्जाम में, तो ध्यान से समझ लेना इसको ना, अभी काफी पत्र आएंगे वो दिखा दूंगा। अपने मित्र को पत्र लिखते हुए अच्छे पत्र व गुणों का वर्णन करें। अच्छे पत्र व गुण का वर्णन करने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले क्या लिखना है आपको, इसी लाइन से शुरू करना है बाबू। क्या लिखना है? परीक्षा भवन। अगर आपको आपका एड्रेस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो परीक्षा भवन लिख देना। ठीक है, नई दिल्ली। ठीक है, दिनांक लिख देना, इस तरीके से ही दिनांक लिखना है, 24 जून 2026। ठीक है, जैसे आज की डेट है, जिस दिन एग्जाम दे रहे हो उस दिन की डेट लिखो। प्रिय मित्र राहुल, ये लिखना है, लाइन से ही सारी चीजें होंगी बाबू। प्रिय मित्र राहुल, स्नेह नमस्ते, नमस्ते कर दो भाई, बड़े हैं तो। ठीक है, मित्र जैसे भी हैं। यहाँ मैं यहाँ जो है सकुशल हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल चंगा हूँ, कठौती में गंगा हूँ, पता नहीं क्या पता नहीं क्या बोलते हैं वो, मेरे को पता नहीं है। ठीक है ना, चलिए। तो आशा करता हूँ कि तुम भी जो है सपरिवार आनंद से होंगे। बस सेम है बिल्कुल भाई, मैं एक बार पढ़ दूंगा, बाकी सारे जो आएंगे अभी उनको नहीं पढ़ूंगा, बस एक बार समझा देता हूँ। बोला जा रहा है कल तुम्हारा मित्र मिला, बोला जा रहा है कल तुम्हारा मित्र मिला, तुमने मुझसे पूछा था कि एक अच्छे और प्रभावशाली पत्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो परीक्षा की दृष्टि से और व्यवहारिक जीवन के लिए भी यह जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है। और एक अच्छे पत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। जैसे क्या होना चाहिए एक अच्छा पत्र, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है बाबू।
एक अच्छा पत्र किसे कहा जाता है? तो वही बोल रहे हैं अपने मित्र को, पहला सरलता और स्पष्टता होनी चाहिए। अच्छा पत्र हम किसे कह सकते हैं? जो सरल और स्पष्ट हो, जो तुरंत ही समझ में आ जाए वो। उसके बाद घुमावदार शब्दों का ऐसे यूज नहीं करना है। दूसरा संक्षिप्तता यानी क्लियरिटी होनी चाहिए। पत्र के अंदर एक अच्छा पत्र कौन सा? जिसमें क्लियरिटी हो वो, यानी बोला यार पत्र में फालतू की बातें ना लिखकर केवल मुख्य बिंदु की बात करें, कम शब्दों में पूरी जो है बात कहना ही एक अच्छे पत्र की विशेषता होती है। दूसरा पूर्णता, यानी पत्र में जो भी जानकारी दी जा रही है वह अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। अधूरी जानकारी से भ्रम पैदा हो जाएगा। उसके बाद है शिष्टता और जो है शालीनता, बिल्कुल साफ सुथरे शब्द और शिष्टता, बिल्कुल ठंडे दिमाग से लिखो। यानी पढ़ने वाले का अरे बाप रे कैसा पत्र लिख दिया, अरे खोपड़ी चनक गई, ऐसे कुछ नहीं लिखना है। पत्र की भाषा हमेशा विनम्र, साफ सुथरी, विनम्र मतलब बिल्कुल दयापूर्ण, प्यार से आदरपूर्ण होनी चाहिए, चाहे वह पत्र किसी मित्र को लिखा जा रहा हो, ठीक है, या किसी अधिकारी को। बिल्कुल साफ होना चाहिए पत्र, शिष्टता और शालीनता होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए अच्छे पत्र में? सरलता और स्पष्टता, संक्षिप्तता यानी क्लियरिटी, पूर्णता मतलब पूरा लिखो, आधा मत लिखो, शिष्टता और शालीनता यानी विनम्र होकर लिखो, आदरपूर्ण होकर लिखो, और आकर्षता और स्वच्छता, यानी कि ये नहीं कि जब पत्र लिख रहा हूं तो उस पर सब्जी गिरा दूं। कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, अपनी कॉपी अगर किसी को आपने दी है तो कई बार सब्जी गिरा के ले आते हैं कुछ बच्चे, तो गुस्सा आ जाती है। तो वही चीज है आकर्षता, यानी पत्र साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, लिखावट सुंदर हो और व्याकरण संबंधी अशुद्धियां ना हो तो पत्र पढ़ने वाले पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। दूसरा है आशा है कि इन गुणों को ध्यान में रखकर अपने पत्र लेखन कौशल को और बेहतर बनाओगे। चाचा जी और चाची जी को मेरा सादर प्रणाम कहना, ठीक बा। तो ये तुम्हारा प्रिय मित्र अमित। तो प्रिय मित्र अमित हो गया, यानी कौन किसके लिए लिखा जा रहा था? तो राहुल के लिए लिखा जा रहा था। कौन लिख रहा है? अमित लिख रहे हैं, ठीक बा। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अब सही और गलत ये बताना। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुन लेना बाबू। बोला है सही गलत कैसे बताना है वो देखिए। पहले वाक्य दे रखा है, फिर उसको स्पष्ट करना है कि हाँ ये सही है गलत है। पहले देखिए बोला यार कार्यालय आदेश का प्रयोग, ध्यान सुनना, कार्यालय आदेश का प्रयोग कर्मचारियों को नियमित छुट्टी की मंजूरी देने के लिए किया जाता है, हाँ या नहीं? तो हाँ, जैसे कार्यालय आदेश आंतरिक प्रशासनिक निर्णयों जैसे छुट्टी, पदोन्नति यानी पद बढ़ाना है आदि के लिए जारी होता है। तो ये सही है, बिल्कुल सही बात लिखी है ये पहले वाली। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं? कार्यालय आदेश की भाषा में अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है, हाँ मैंने बताया था ना थर्ड पर्सन का यूज किया जाता है। जैसे देखो बताता हूँ, इसकी शैली पूरी तरह तटस्थ और अन्य पुरुष में होती है, यानी आपको सूचित किया जाता है, ऐसे बताते हैं, यानी कि मैं सूचित कर रहा हूँ, कौन हो तुम, तो ये चीज। तीसरा ज्ञापन यानी मेमोरेंडम, ज्ञापन का प्रयोग मित्रों को पत्र लिखने के लिए किया जाता है भाई? नहीं नहीं, तो ज्ञापन यानी मेमोरेंडम एक आधिकारिक प्रारूप है और इसका प्रयोग मित्रों के लिए नहीं होता। मित्र को लिखना है तो ऐसे लिख दो ना, कुछ भी मतलब थोड़ा सा फॉर्मेट तो होता है। ज्ञापन में संबोधन तथा अधोलेख नहीं होता, तो सही, हाँ अधोलेख नहीं होता, बताया था ना अभी। मेमोरेंडम जब भी आप लिखो उसमें महोदय भवदीय ऐसे चीजों का प्रयोग नहीं है, वर्जित है वो। क्लियर हो गया? ठीक है। पांचवा है संस्थान के अनेक स्थानों पर सूचना देने के लिए परिपत्र का प्रयोग किया जाता है, तो हाँ, यानी कि सर्कुलर का, जैसे होता नहीं एक सर्कुलर आ गया सबके पास चला गया, तो वही चीज। परिपत्र सर्कुलर एक ही सूचना को एक साथ कई विभागों या स्थानों पर भेजने के का माध्यम है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्या ये, तो परिपत्र एक साथ कई विभागों को जो है भेजा जाता है बाबू। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यान सुना, ये पूरा का पूरा दे देगा एग्जाम में, लिखो, है ना। तो एक कर्मचारी या पदोन्नति को परिपत्र द्वारा सूचित किया जाता है, गलत। यानी कर्मचारी या व्यक्तिगत पदोन्नति को कार्यालय आदेश द्वारा सूचित किया जाता है, परिपत्र द्वारा नहीं। परिपत्र तो सर्कुलर होता है ना, इससे कई लोगों को एक साथ सूचित किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया ना। पदोन्नति के लिए कोई परिपत्र नहीं दिया जाता, बल्कि कार्यालय आदेश होता है वो। छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र की जरूरत नहीं होती, तो गलत है, लेने की जरूरत होती है। कार्यालय संस्थान अधिकारी छुट्टी लेने के लिए लिखित आवेदन देना अनिवार्य है, यानी अगर आपको छुट्टी चाहिए, अगर सरकारी अधिकारी हो तो लिख कर दो, ठीक है। ये चीज। भर्ती के लिए आवेदन पत्र देना जरूरी होता है, हाँ भाई, तो किसी भी पद और भर्ती या नौकरी पाने के लिए जो है औपचारिक आवेदन देना पत्र आवश्यक है। टिंग डिंग डिंग डिंग। चलिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये जो है मैंने आपको बता दिया सही गलत जो था, ठीक है, सही और गलत वाक्यों में के उत्तर, और इनका स्पष्टीकरण भी दे दिया बाबू, ठीक बा। चलिए 8 हमने जान लिए। नेक्स्ट है रचनात्मक लेखन और पत्र 200 शब्दों में ऐसे आ सकता है। बोला यार किशोर अवस्था में आने वाले भावनात्मक परिवर्तनों की महत्ता को समझाते हुए अपने अनुज को पत्र लिखिए। मान लीजिए आपका एक छोटा भाई है, आप अपने छोटे भाई को यह बताना चाहते हो कि भाई आपके शरीर के अंदर या बॉडी में कुछ चीजें चेंजेस होती हैं, यानी जैसे सबके होती है भाई, वो तो नेचुरल है। तो किशोर अवस्था में आने वाले भावनात्मक परिवर्तन, भावनात्मक में चलो ये तो फिजिकली नहीं पूछ रहे, भावनात्मक में यानी मेंटली कुछ चेंजेस आते हैं, तो ये अपने जो भाई को, छोटे भाई को बताने जा रहे हैं।
ध्यान सुनिएगा, ठीक है। देखिए 24 विकास नगर लखनऊ, लखनऊ के रहने वाले हैं और इस डेट को लिखा गया। ये कैसे हो, देखिए प्रिय अनुज आकाश, यानी ये जो लिख रहे हैं वो आकाश को लिख रहे हैं, ठीक है, अपने छोटे भाई को। प्रिय अनुज आकाश, शुभ आशीर्वाद, आशीर्वाद दे रहे हैं ना, बड़े हैं तो आशीर्वाद देंगे। तो जब अपने से जो है बड़ों को लिख रहे होंगे तो उनसे नमस्ते बोलेंगे। मैं यहाँ सकुशल हूँ, मैं यहाँ खुश हूँ, मौज में हूँ, बहुत बढ़िया मजे जी रहा हूँ। तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ और हाल में ही माता जी से पता चला कि तुम आजकल कुछ अशांत रह रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब रह रहे हो और तनाव में रहते हो। आकाश, तुम इस समय जीवन के उस पड़ाव पर हो जिसे किशोरावस्था यानी एडोलसेंस कहते हैं। इस उम्र में शरीर और मन में कई तीव्र भावनात्मक, शारीरिक परिवर्तन भी और भावनात्मक, सबको पता भाई इस एज में होता है, फिजिकली चेंजेस भी होते हैं और भावनात्मक भी होते हैं। तो इस अवस्था में गुस्सा आना आम बात है, बात बात पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, खुद को अकेला महसूस करना। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे वो भी इसी एज के होंगे, ठीक है। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षक, लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षण और लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। और बच्चे कई बार उसको जो है प्यार मोहब्बत समझ लेते हैं और कई बार जो है बह जाते हैं उसी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना, वो अट्रैक्शन है कुछ टाइम का। तुम्हें इन बदलावों से घबराने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये परिवर्तन इस बात का संदेश है कि तुम परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहे हो। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा देनी होगी। अच्छी किताबें पढ़ो, और क्योंकि इस एज में क्या है, बिल्कुल उफान मारता है, खून बिल्कुल जलन, या बोल सकते हैं खून बिल्कुल वो उछल रहा होता है। उछलने मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, नेचुरल है ये। इस एज में अट्रैक्शन होगा, बॉडी पार्ट्स में इंप्रूवमेंट होती है ना। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के शरीर में चेंजेस आते हैं, मानसिक चीजें भी बदलती हैं। तो इसमें इतना हाइपर नहीं होना किसी को, नॉर्मल है ये चीजें, सबके साथ होती है। खेलकूद में भाग लो और अपने मन की बात बिना किसी झिझक के मुझसे बताओ, है ना, या माता पिता से साझा करो भावनाओं को, कि इस तूफान को संयम और सही मार्गदर्शन से सकारात्मक शांति में बदला जा सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई है अभी, मौज काटो। क्या नाम है अनुज का? आकाश। तो बोल रहे हैं आकाश तुम मौज काटो, तुम्हारा अग्रज यानी बड़ा भाई क्या, विवेक। तो बड़े भाई हो गए विवेक और इन्होंने अपने छोटे भाई आकाश को समझा दिया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? मजेदार है भाई, बहुत ज्यादा। 7 क्लास के साथ पढ़ते रहो, ठीक है, मौज काट देंगे हम लोग मिलके। चलिए नेक्स्ट है, मान लीजिए, तो मान ही लो ना, क्या दिक्कत है, मान लो। तो मान लीजिए आप एक सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, ठीक है। आप मान लो कि आप सरकारी कार्यालय में काम करते हो। आप अपनी बीमारी का उल्लेख करते हुए छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ध्यान सुनना, आप सरकारी कार्यालय में कार्यरत हैं और आप छुट्टी के लिए क्या करो, छुट्टी के लिए सरकारी कार्यालय में काम करते हैं और आप अपनी बीमारी का उल्लेख करते हो। अपनी बीमारी बताओ, उसमें आपको क्या बीमारी है, और एक छुट्टी के लिए क्या करना है, आपको आवेदन देना है, आवेदन पत्र लिखना है। तो सेवा में शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा नई दिल्ली, ये लिख देना है। विषय है क्या, सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है। देखो अभी जो भाई भाई को लिख रहे थे, उनको लिख रहे थे, क्या उसमें सब्जेक्ट लिखा जा रहा था? नहीं ना। तो फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बीमारी के कारण 3 दिनों के आकस्मिक अवकाश हेतु आवेदन, ठीक है। जैसे महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी अमित कुमार, लिखने वाले का नाम है अमित कुमार, आपके कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक यानी जूनियर क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। कल रात से मुझे जो है, देखो पहले बता दिया सब्जेक्ट लिखना इसमें जरूरी है सबसे पहले, फिर उसके बाद जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर विषय लिख दो, महोदय लिख दो उनको, फिर ये लिख देना है कल रात से मैं बहुत ज्यादा बुखार हूँ, मैं बीमार हूँ, हाँ बुखार हूँ, बदन दर्द हो रहा है, शरीर टूट रहा है, शिकायत हो गई है उसकी, और चिकित्सक ने परीक्षण के बाद मुझे वायरल फीवर जो है बता दिया है। कम से कम 3 दिनों तक पूर्ण विश्राम करने के लिए तथा अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु घर पर रहने की सलाह दी। अगर मैं आऊंगा तो आपको भी फैला दूंगा, या अन्य कर्मचारियों को भी फैला दूंगा, इसलिए मुझे छुट्टी तो ऐसा नहीं लिखना, धमकाना नहीं है, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है ये चीज बोल के क्या बोलना है वो देखो, बोला जा रहा है अंततः आपसे विनम्र प्रार्थना है भाई साहब कि आप मुझे दिनांक 25 जून इतने तारीख से 27 जून तक कुल जो है 3 दिनों की चिकित्सा जो है अवकाश स्वीकृति करने की कृपा करें। देखो सेम वैसे लिख देना, एग्जाम में भी आएगा तो, है ना। और इस अवधि के दौरान मुझे निलंबित कार्यों को पूरा करने में स्वस्थ होते ही तत्परता दिखाऊंगा। मैं जैसे ठीक हो जाऊंगा आऊंगा, धड़ाधड़ काम कर दूंगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र इस आवेदन के साथ संलग्न है, यानी कि जो मेडिकल है वो मैं इसी पत्र के साथ लगा रहा हूँ। आप देख लो कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कृपया इस कृपा के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए, प्लीज। ऐसा नहीं करना है, आपको लिखना है अच्छे से, ठीक है। तो धन्यवाद। भवदीय अमित कुमार, ये लिखने वाले अमित कुमार, कनिष्ठ लिपिक। आप अपना फिर जो है कर्मचारी संख्या जो आईडी कार्ड पे होगा वो लिख देना है आपको, ठीक है, SBI। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नशीले पदार्थों के व्यसन से ग्रस्त। मान लो आपका नशीले पदार्थों से व्यसन से ग्रस्त अपने मित्र को सेवन की बुराइयों से अवगत कराते हुए पत्र लिखिए। मान लो आपका दोस्त बिल्कुल नशे में है, बिल्कुल अलग ही लेवल का बंदा है वो, है ना,
तो आप उसको क्या कराओ, अवगत कराओ कि भाई प्लीज नशे वाली चीजें मत लो, वरना चलते बनोगे। तो सबसे पहले जो है एड्रेस दे दो, एड्रेस दे दो और दिनांक लिख दो, ठीक है। प्रिय मित्र सोहन, तो सोहन जी जो है यहाँ पे नशीली चीजें ले रहे हैं, नशीले पदार्थ के व्यसन से ग्रस्त, ये नशीले पदार्थ से ग्रस्त है बेचारे, इनको ठीक करवाओ, ठीक है। सप्रेम नमस्ते। बोला यार मैं यह पत्र भारी मन से लिख रहा हूँ, मन बहुत भारी है दोस्त, समझा करो। पिछले सप्ताह जब मैं तुम्हारे शहर आया था तो मुझे तुम्हारे कुछ करीबियों से पता चला कि तुम बुरी संगति में पढ़कर नशीले पदार्थों के सेवन के आदी हो चुके हो, मतलब आप नशे में पड़ चुके हो। और यह सुनकर मुझे गहरा धक्का लगा। एक सच्चे मित्र के नाते जो है मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हें इस जो है विनाशकारी मार्ग की सच्चाइयों से अवगत कराऊं। बहुत कम दोस्त होते हैं आज जो सही रास्ते पर दूसरे को ले जाते हैं, वरना ये कर रहा है नशा तो दूसरा वाले को भी पकड़वा देता है। हरी बात समझ में? तो ये चीज बोला यार, सोहन नशा एक ऐसा धीमा जहर है, यहाँ सोहन को बोला जा रहा है, सोहन नशा एक बहुत धीमा जहर है जो न केवल तुम्हारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य, मानसिक शांति और तुम्हारे परिवार की खुशियों को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। तो भाई ये मतलब समझाना है सोहन भाई को कि भाई ऐसा मत करो यार, एक काम करो, यदि आवश्यकता हो तो किसी अच्छे डॉक्टर या नशा मुक्ति केंद्र की मदद ले लो। भाई सोहन भाई प्लीज यार नशा मत करो प्लीज यार, ऐसे ऐसे बोलना है उसको, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट था क्या आप बताओ? तो इनफॉर्मल में सब्जेक्ट लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तुम्हारा शुभचिंतक मित्र रोहित, तो रोहित भाई सोहन भाई को बोलना है कि प्लीज यार सोहन यार नशा मत कर यार प्लीज। गृह मंत्रालय के मुख्य लिपिक जो लिखने वाले होते हैं, वो गृह मंत्रालय के मुख्य लिपिक ने 2/3/2023 से 2/5/2023 तक 60 दिनों की अर्जित छुट्टी की मांग की है। भाई इन्होंने जो है गृह मंत्रालय के मुख्य लिपिक जो है ना, लिखने वाले जो है, उन्होंने 60 दिन की छुट्टी चाहिए उनको, और उनकी छुट्टी की मंजूरी के लिए उप निर्देशक प्रशासन की ओर से कार्यालय आदेश का मसौदा तैयार कीजिए। यानी इनको छुट्टी चाहिए और इनके लिए एक मसौदा तैयार करना, मतलब एक पत्र लिखना है। कैसे? देखिए, भारत सरकार वो लिखेंगे ना, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रशासन अनुभाग यानी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। क्या लिखना है? ये नंबर, संख्या नंबर लिख देनी है, नई दिल्ली, और इतने तारीख को लिखा जा रहा है ये, ठीक है। देखिए इतने तारीख से छुट्टी चाहिए ना, 2-3 मार्च से चाहिए ना, तो फरवरी में लिखना पड़ेगा, एक दो दिन पहले। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, जैसे क्या आदेश दिया जा रहा है, कार्यालय आदेश क्या है वो देखते हैं। गृह मंत्रालय के प्रशासन अनुभाग में कार्यरत मुख्य लिपिक, देखिए यहाँ कैसे प्रयोग किया जा रहा है वो देखिए। गृह मंत्रालय के प्रशासन अनुभाग में कार्यरत हैं कौन? मुख्य लिपिक श्री राजेश शर्मा। राजेश शर्मा के आवेदन दिनांक इतने तारीख को आवेदन जो है किया है उन्होंने, के संदर्भ में उन्हें व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कारणों से दिनांक इतने से इतने तारीख तक दोनों दिन सम्मिलित, कुल मतलब इस तारीख को भी सम्मिलित करके कुल 60 दिनों की का अर्जित अवकाश यानी अर्न लीव स्वीकृत किया जाए। और यह भी आदेश दिया जाता है कि श्री राजेश शर्मा के अवकाश अवधि के दौरान मुख्य लिपिक का पद अतिरिक्त कार्यभार वरिष्ठ यानी जो बड़े हैं वरिष्ठ लिपिक श्री सुनील कुमार संभालेंगे। यानी कि ये थर्ड पर्सन लिख रहे हैं यहाँ, इनकी बात उन तक पहुंचाने के लिए थर्ड पर्सन है यहाँ। तो वही चीज जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा, यानी कि इनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। किसको? सुनील कुमार जी को। सरकारियों में ऐसी होता है। अवकाश समाप्ति के उपरांत श्री राजेश शर्मा स्वतः ही अपने पद पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, यानी खुद आ जाएंगे। तो वो KL मीना, ठीक है, उपनिर्देशक प्रशासन दूरभाष अपना नंबर दे देंगे, और प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरित। तो ये मतलब नाम लिख देना, इसमें कौन कौन जो है रहेंगे, कौन कौन नहीं, तो वो बता देना। कोरोना रोग से ग्रस्त युवक को, अरे भाई एक को कोरोना हो गया, कोविड हो गया। देखिए क्या बोला जा रहा है, कोरोना रोग से ग्रस्त युवक के अनुभव से अपने प्रिय मित्र रमेश को जो है सचेत करते हुए पत्र लिखिए। भाई रमेश को बताओ कि रमेश भाई एक को हो गया है कोविड, तो लापरवाही मत करो प्लीज भाई प्लीज। तो बोलना है सेक्टर 4 RK पुरम, और प्रिय मित्र रमेश, स्नेह नमस्कार, आशा है कि तुम सकुशल होगे। कल ही में हमारे एक सामान्य मित्र विकास से बात हुई जो पिछले दिनों कोविड-19 का संक्रमण जो है उनमें की चपेट में आ गए थे, तथा वह ठीक है, लेकिन उसने अपने जो अनुभव मुझसे साझा किए वे अत्यंत डरावने और आंखें खोलने वाले हैं। तो भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, किसको? रमेश भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। कौन? तो देखियो, उसी के अनुभवों को ध्यान में रखकर मैं यह पत्र तुम्हें सचेत करने के लिए लिख रहा हूँ। भाई रमेश भाई ध्यान सुन लेना भाई यार, ठीक है। देखो कैसे, तो देखियो, विकास ने बताया, मतलब ये बोल रहे हैं जो पत्र लिखने वाले कौन है, ये है सुरेश। सुरेश किसको बोल रहे हैं?
सुरेश बोल रहे हैं यहाँ पे अपने दोस्त, तो सुरेश बोल रहे हैं रमेश को। और याद रखना सुरेश ने क्या बताया है रमेश भाई को कि भाई मेरा एक मित्र है, बहुत ज्यादा कोविड हो गया था उसको, तो वो ऐसे ऐसे उसने मेरे को बताया। दोस्त का नाम क्या था? विकास। ठीक है, तो देखो ध्यान सुन लेना। विकास ने बताया कि कोरोना केवल शारीरिक रूप से फेफड़ों को ही कमजोर नहीं करता, बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ देता है। एकांतवास यानी आइसोलेशन के 14 दिन अत्यधिक तनाव और घबराहट से भरे होते हैं, कि टेंशन लगी रहती है ना, कुछ होना जाए, और महीनों बाद भी शरीर में अत्यधिक कमजोरी, सांस फूलना और थकान बनी रहती है भाई। तो सुरेश बोल रहे हैं रमेश को, उनका मित्र है विकास को कोविड हो गया था। ठीक है, तो वही बोलना है। अनुरोध है कि बीमारी को हल्के में बिल्कुल ना लो। बाहर निकलते समय हमेशा अच्छी गुणवत्ता का मास्क लगाओ, है ना, और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचो। इसमें आप अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हो कि भाई विकास भाई को ये हो गया था, नाक वाक बह गई थी बहुत तगड़े तरीके से, तो मतलब ये सब बता सकते हो आप। और कौन कह रहे हैं? सुरेश कह रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ये अपने दोस्त रमेश को बता रहे हैं। और किसको हो गया था? इनके एक दूसरे दोस्त को हुआ था, जिसका नाम था विकास भाई। चलिए अब कुछ एमसीक्यू होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ध्यान सुन लेना है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग खोपड़ी जो है बिल्कुल खुल जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग कौन सा वो पढ़ रहे हैं, सीरीज चल रही है हमारी, दिमाग फाड़ सीरीज चल रही है। कौन सी वाली? दिमाग फाड़ सीरीज। चलिए देखते हैं भाई। सरकारी कार्यालयों में एक ही पत्र जब अनेक गंतव्यों या विभागों को एक साथ भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश? नो। ज्ञापन? मेमोरेंडम? नो। सर्कुलर? पता नहीं। अनुस्मारक? नो। तो क्या बोला जाता है? सर्कुलर बोला जाता है। परिपत्र बताया था ना, सर्कुलर जारी होता है जिसको सबको मानना पड़ेगा बाबू। ठीक बा? चलिए क्या हो जाएगा? सर्कुलर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस कार्यालयी प्रारूप में संबोधन यानी महोदय या अधोलेख भवदीय का प्रयोग नहीं किया जाता? अभी बताया था ना, मेमोरेंडम में नहीं किया जाता, कार्यालय ज्ञापन में, अधिकारी अर्ध सरकारी पत्र में, आवेदन पत्र में, व्यवसायिक पत्र में। तो क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन में यानी मेमोरेंडम में बाबू जो है ये महोदय वगैरह का यूज नहीं किया जाता। ठीक बा? चलिए अब आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर में मुख्य रूप से किस पुरुष शैली का प्रयोग होता है? तो बीच में भी मैंने कई बार बताया, चलो बताओ। चलिए बताओ। 1 2 3। टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया। अब सजा मिलेगी, एक बार नाच के दिखा दो। चलिए तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। ये क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनमें से कोई नहीं तो थर्ड पर्सन जो है उसमें बोलते हैं। क्या बोला जाता है? थर्ड पर्सन बाबू। ठीक है, देखिए थर्ड पर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। मित्र, माता पिता या रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो औपचारिक, अनौपचारिक, कार्यालय, व्यवसायिक। तो अनौपचारिक होते हैं। क्या होते हैं? अनौपचारिक। इतना तो सबको पता होगा, अनौपचारिक। ठीक बा? चलिए तो इसके एमसीक्यू हो गए हैं, कम ही थे वैसे। चलिए इसमें जो मेन सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बाबू, वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नाचते हुए बढ़िया से पढ़ते रहें और बिल्कुल प्यार देते रहें अपना साइमन क्लास को। ठीक है ना? इसके बाद जो आपको जो है चैप्टर चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे या नंबर दे रखा मैंने आपको, आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जाकर पढ़ लेना कैसे कैसे जो है मिलेगा आपको जो है नोट्स वगैरह वो सारी चीजें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।